जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कपिल और आज हम कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखें। उसमें हमने फुल डिटेल से इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट की है और आज हम इस चैप्टर की प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 आप सभी को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जाएगा, तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है तथा क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम बोलेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कंप्लीट करा है, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए, जीरो को हम 0/5 के इक्वल भी रख सकते हैं, ठीक है, और जीरो को 0/10 के इक्वल भी रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या से यदि हम जीरो को भाग देते हैं तो हमें उत्तर 0 ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इसको 0/5 या 0/10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको p बटा क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे। देखिए, ये हमारा p हो गया और ये क्यू हो गया। इसी तरह से ये p हो गया, ये क्यू हो गया, तो इसका p बटा क्यू फॉर्म हम बना पा रहे हैं। दूसरी कंडीशन हमें कहा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, p बटा क्यू फॉर्म हो गई हमारी इसकी 0/5 या 0/10, और साथ ही यहाँ पर क्यू का मान 0 भी नहीं है, 5 और 10 दोनों ही 0 नहीं है, तो अर्थात हम कह सकते हैं क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए, यहाँ पर 0 हमारी परमेय संख्या होने की सभी शर्तों को पूर्ण कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर p बटा क्यू की फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं हम, और p और q दोनों ही पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, और क्यू का मान 0 के बराबर भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो में से जो आपको बेटर लगे वो यूज कर सकते हो आप। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, जितनी भी आपको परमेय संख्याएं बीच में निकालनी है उसमें एक ऐड करना होगा, तो टोटल हो गई हमारी 7। अब जिन जिन जिनके बीच में आपको निकालना है उनको p बटा क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप। p बटा क्यू की फॉर्म कन्वर्ट हो गई आपके, और साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि इनका हर इक्वल है या नहीं है। हर आपका समान है, ठीक है। यदि हर समान नहीं है तो हर पहले आपको समान करने होंगे, तब ये मेथड अप्लाई होगा। तो हर इक्वल है हमारे, और जो है हमारा जोड़ कर आया था 7, अब अंश और हर दोनों में इससे गुणा करानी है, 4 में भी और 7 में भी बनाओगे, ठीक है भाई। 3 सते 21, 7 एकम 7, 4 सते 28/7। अब 21 से 28 तक की आपको काउंटिंग करनी है। देखिए, 21 के बाद क्या आता है आपका 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। अब क्योंकि हर में दोनों के साथ है तो सबके हर में 7 रख देंगे, ठीक है। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड में देखिए, आपको 3 और 4 के बीच में निकालनी है, 3 और 4 के बीच में। यहाँ पर देखिए,
ये मैं कोई संख्या रेखा खींची मैंने, यहाँ पर ये 3 आ गया है और ये 4 आ गया, सॉरी। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो 3 से 4 तक के हम लिख सकते हैं ऐसे कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। देखिए 6 परिमेय संख्या आ गई है हमारी, और 3 और 4 के बीच में ये है हमारी। कारण में लिख सकते हैं हम, चूंकि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, यहाँ पर सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है हमारा। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये हमने कल के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने समझा था कि दशमलव प्रसार यदि शांत होता है तो भी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या ही कहलाती है। तो यहाँ पर सभी संख्याएं हमारी 3 से 4 के बीच में है, और साथ ही दशमलव प्रसार भी शांत है, इसलिए ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्या है। और 6 परिमेय संख्याएं पूछी थी तो 6 ही हमने निकाल लिए। तो ये हमारा दूसरा मेथड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो फर्स्ट मेथड से यदि हम इसको करें तो देखिए दोनों की हर इक्वल है, ठीक है। और 5 परिमेय संख्या पूछी है तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 + 1 6 आ गया है। तो 3/5 को हमने यहाँ पर रखा और 4/5 को यहाँ पर। दोनों में अंश और हर से 6 से गुणा कर देंगे, अंश और हर में 6 से गुणा। 3 छंग 18, 5 छके 30, 4 छिके 24, 5 छके 30। अब 18 से 24 तक की हमें काउंटिंग करनी है। 19, 20, 21, 22, 23। हर में 30 है तो इसके भी हर में 30, 30, 30, 30, 30, सबके हर में 30 कर दिया हमने। 18 और 24 के बीच में है तो 5 परिमेय संख्या पूछी थी, देखो 5 ही परिमेय संख्या है, तो यही हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सत्य और असत्य छांटने हैं, और साथ ही इनका कारण सहित उत्तर भी बताना है कि सत्य है तो आखिर क्यों है, और असत्य है तो आपका उत्तर क्यों है, कारण भी आपको बताना होगा। चौथे के पहले पार्ट में हमें पूछा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या से प्रदर्शित करते हैं, n से, और पूर्ण संख्याओं को w से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ABCD के क्रम के अनुसार चल रहे हैं, n के बाद ही w आता है, तो हम कह सकते हैं जी हाँ ये सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो उत्तर होगा हमारा वो होगा सत्य। अब कारण बताएंगे हम इसका क्यों होती है। कारण में लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये हमारा कारण हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अब। जब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो याद कीजिए पूर्णांक को हम कहाँ से प्रदर्शित किया था हमने, डब्ल्यू से, जेड से, सॉरी कहाँ से, जेड से। और पूर्ण संख्याओं को अभी हमने सीखा डब्ल्यू से। पूर्ण संख्याओं को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं हम, डब्ल्यू से, और पूर्णांक को जेड से। क्या जेड के बाद डब्ल्यू आता है? ऐसा तो नहीं होता है एबीसीडी में, तो इसका मतलब असत्य हो गया। क्या हो गया है, असत्य। आप इस तरह से इनको आसानी से याद रख सकते हैं, हमने बताया था। तो ये असत्य होगा, कारण बताएंगे। पूर्ण संख्या हमारी सभी धनात्मक होती हैं शून्य को छोड़कर। पूर्णांक में हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, तो लिखेंगे चूंकि पूर्णांक में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। और जबकि पूर्ण संख्याओं में जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। ऋणात्मक संख्या नहीं होती, नहीं होती है। तो ये हमारा जवाब हो गया है कि पूर्णांक में तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं होती। यहाँ पर जबकि की जगह आप बेहतर होगा कि लेकिन शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती, ये हमारा जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य और असत्य बताना है हमें। तो ये असत्य है भाई। अब कारण बताएंगे हम क्यों होता है असत्य। क्या है असत्य, कारण क्योंकि हमारी कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती हैं जो भिन्न के रूप में भी होती है। लिख दें चूंकि 1/2, 3/5, 7/4, 7/4, 3/8, ये क्या कोई पूर्ण संख्या है? नहीं, ये हमारी कोई पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी परिमेय संख्या है। या हम माइनस वाली भी संख्या ले सकते हैं, -2, -3, -5। ये भी तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं होती है। 0 को छोड़कर बाकी सभी धनात्मक संख्या होती है पूर्ण संख्याओं में। और इसने कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो नहीं होगी। यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ड अगर ना होता, खाली ये होता कि परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, या परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है, तो हम ऐसा मान सकते थे कि हाँ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, तब ये सत्य था। लेकिन प्रत्येक के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या हमारी भिन्न के रूप में भी हो सकती है, माइनस की संख्या के रूप में भी हो सकती है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कारण में लिखेंगे 1/2, 3/5, 7/4, 3/8, -2, -3, -5 सभी परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं है।
देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। देखो, और साथ ही साथ यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो सब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 1.2 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें सत्य और असत्य छांटने हैं कथनों में से, और साथ ही उनका कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को इन्होंने वास्तविक संख्या कहा है। पहले वास्तविक संख्या की ओर चलते हैं हम, फिर इसका जवाब देंगे। हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं जो होती है हमारी, मुख्य रूप से दो संख्याओं से मिलकर बनती है, या तो परिमेय संख्याओं से और या अपरिमेय संख्याओं से। वास्तविक संख्या हमारी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, या तो परिमेय संख्याओं से या अपरिमेय संख्याओं से। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है इनकी। क्या है? सत्य। कारण हम जान ही चुके हैं कि क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होंगी और सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, तो कारण में हम इसको जवाब को लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो जरा देखिए, पहले संख्या रेखा की ओर चलते हैं। संख्या रेखा पर हमारे मध्य में शून्य होता है, और शून्य के बाईं ओर की सभी संख्या ऋणात्मक होती है। -1, -2, -3, -4, -5, माइनस अनंत तक होती है। और दाईं ओर शून्य के दाईं ओर की सभी संख्याएं हमारी धनात्मक होती है। +1, +2, +3, +4 और प्लस अनंत तक होती है हमारी। और साथ ही इन्होंने कहा है कि अंडर रूट एम की संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होगा, जहां एम क्या है? नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या तो हमारी सारी कैसी होती है? धनात्मक होती है। लेकिन संख्या रेखा पर तो हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही है। तो इसका तात्पर्य है कि इनका कथन असत्य है। कैसा है? असत्य है। कारण आप सब जान चुके हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर केवल धनात्मक संख्याएं नहीं होती, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कारण में, कारण लिखेंगे हम, चूंकि m के किसी भी प्राकृत मान के लिए, प्राकृत संख्या के लिए, n की किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए अंडर रूट m का मान
कभी ऋणात्मक नहीं होगा। कभी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि हमारी संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और साथ ही शून्य भी होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में तो शून्य होता ही नहीं है। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य कभी नहीं होगा तो यह इसलिए भी असत्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के लिए बात कही है, तो इसलिए ये कथन असत्य है। ठीक है, चलिए पहले के थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए जानते हैं। इसने कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होती है। और हमें पता है कि वास्तविक संख्या हमारी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या हमारी दो भागों में डिवाइड हो सकती है, तो परिमेय संख्या होंगी या अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल और केवल अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि परिमेय संख्या भी हो सकती है। जो कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या माने हर एक वास्तविक संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो ये बात इसकी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा असत्य है जो हमें दिया गया है। कारण में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या के साथ साथ परिमेय संख्या भी हो सकती है। क्योंकि इसको डायग्राम को बना सकते हो आप साथ ही, या क्योंकि वास्तविक संख्याएं शॉर्टकट में लिखते हैं, चलो। क्योंकि वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इससे छोटा और इजी नहीं हो सकता कारण। आप इतना कारण भी लिख सकते हो। ठीक है, वर्ण स्टेटमेंट हिंदी में लिख सकते हो। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो चेक करते हैं हम, चलो, कि अपरिमेय सभी के होते हैं या नहीं होते हैं। यदि इसने कहा है कि यदि नहीं, ऐसा नहीं होता, तो एक उदाहरण देना होगा हमें जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या हो। तो चलिए पहले एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं हम। 16 एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यदि इस धनात्मक पूर्णांक का हम वर्गमूल लेते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? +-4, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये तो भाई इनकी बात गलत साबित हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया था और इसका वर्गमूल हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो चुकी है।
तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है हमें वो गलत है। तो हम कह सकते हैं नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, तो हम कहेंगे हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा फिर, जो कि हमने दिया है। ठीक है, 16 हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया है, उसका वर्गमूल निकाला, प्लस माइनस 4 जो कि एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर ड्रॉ करके दिखाना है। अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर देखिए, हमें 5 को दो प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में तोड़ना है। तो 5 के पास सबसे ज्यादा कौन है? 4 है, तो एक तो संख्या 4 हो जाएगी, और 5 में 4 घटाने पर क्या बचा? 1, तो दूसरी संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, और चूंकि 5 पर भी वर्ग हो रहा, वर्गमूल लिया जा रहा है, तो इस पर भी अंडर रूट, तो इस पर भी अंडर रूट लगा देंगे हम। अब देखिए, 5 पर वर्गमूल हो रहा है 5 का, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग, और 1 को तो 1000 का, 1 के ऊपर तो वर्ग, 1 का वर्ग क्यों, या 1 की घात 3 कर लो आप, या 1 की घात 1000 कर लो, तो भी 1 का मान 1 ही रहता है। तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार 1 का वर्ग कर लिया है, यहाँ पर वर्ग फॉर्म में 1 को लिख लिया है हमने, और वर्गमूल हो रहा है तो हम ऐसा वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। इस दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करते हैं, देखिए दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इस तरफ हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग, और इस तरफ हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माने इस पूरे का वर्ग। अब इसको जो बायां पक्ष है हमारा, इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और यहां से अंडर रूट स्क्वायर से काट देंगे, तो 2 का वर्ग बच जाएगा, और ये 1 का वर्ग रह जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम तुलना करें इसकी, तो एक फॉर्म बननी है पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय से, जिसे कि आप बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। बोधायन प्रमेय, यहाँ पर जो बनना है हमारा, सॉरी, जिसे हम बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां तक उम्मीद करता हूं आपकी समझ आया होगा। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो यदि हम इसकी इससे तुलना करें समीकरण 1 से, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 1। यदि हम इसकी समीकरण 1 से तुलना करें, तो कर्ण का मान अंडर रूट 5 हो गया है,
आधार का मान 2 हो गया है, 2 मात्रक मान सकते हैं हम। मात्रक शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट शो नहीं की गई कि सेंटीमीटर है या इंच है, तो हम मात्रक ही बोलेंगे। आधार का वर्ग, आधार की वैल्यू जो होगी हमारी 2 मात्रक बन गई है, और लंब की 1 मात्रक। तो आगे बढ़ते हैं हम। लंब का वर्ग, तो समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना करने पर कर्ण का मान हो गया है हमारा √5। आधार की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, और लंब की वैल्यू हो जाएगी 1 मात्रक। ठीक है, 1 मात्रक। ऐसे ही ये √5 मात्रक, ये 2 मात्रक हो जाएगी। ठीक है भाई, सभी वैल्यूज हमारी, सभी मान आधार कर्ण लंब सभी के धनात्मक है। तो संख्या रेखा पर ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमें पता है कि शून्य के दाईं ओर के जो संख्याएं होती हैं हमारी, वे हमारी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हमें 2 मात्रक आधार मान लेते हैं, 1, और ये 2 मात्रक हमारा आधार हो गया है 0 से लेकर 2 तक। अब इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें 1 मात्रक के बराबर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, और इसको 0 से हमें टच करा देना है। तो जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी √5 मात्रक के बराबर होगी, और ये 1 मात्रक हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को आप ए मान लेना, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी। ठीक है, ये 2 थोड़ा अलग से यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं। इस पॉइंट को हमने ए मान लिया है, इसको बी और इसको सी। आधार हमने 2 मात्रक लिया है, चूंकि ये धनात्मक है आधार हमारा, तो 0 से दाईं ओर लिया है, और साथ ही लंब 1 मात्रक जो कि वो भी धनात्मक है। तो 2 यहाँ पर बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 मात्रक की दूरी ली हमने, और यहाँ से इस पॉइंट बी को ए से मिलाया। ए बी जो होगा हमारा कर्ण कहलाएगा, और जो कि √5 मात्रक है। तो ये √5 मात्रक अभी तो हमारा संख्या रेखा पर दर्शानेगा, हमें चाहिए संख्या रेखा पर। तो यहाँ पर भी शो कर देता हूँ मैं कुछ पॉइंट, -1, -2, -3। ये संख्या रेखा -इंफिनिटी तक हो गए। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं जिससे संख्या रेखा थोड़ी अच्छी दिखाई दे हमारी। ये +इंफिनिटी तक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की प्रकार में हमें दूरी बढ़नी है, और पॉइंट बी से होते हुए एक ऐसे चाप काटना है जो कि संख्या रेखा को बिंदु डी पर विभाजित करता है। बिंदु डी पर काटेगा, और ये हमारी ए से डी तक की √5 मात्रक दूरी होगी। यहां से यहां तक ये हमारा संख्या रेखा पर अब ड्रॉ हो चुका है। एक बार रिवाइज कराता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जिस भी संख्या को, अपरिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पर यदि दर्शाना है, तो सबसे पहले हमें उसे 2 पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या के रूप में विभाजित करना है, तोड़ना है। जैसे 5 के नियरेस्ट जो पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या थी वो 4 थी हमारी। उसके बाद जो बचा वो हमने शेष प्लस करके लिख दिया। ठीक है, और दोनों ही हमारी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या है। 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम, इसको एज इट इज रहने देंगे हम। स्क्वायर से हमारा √ कट जाएगा, तो ये 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय देखते हैं हम क्या कहती हैं। वो कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यदि हम इसकी शक्ल थोड़ी इससे मैच कराएं तो बिल्कुल मिलता जुलता ही प्रतीत होता है हमें कि सेम इसी की कॉपी हो रही है।
ये अर्थात ये समीकरण एक है हमारी पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय को फॉलो कर रही है। तो हमने तुलना की है समीकरण एक से इसकी। कर्ण का मान हमारा √5 आ गया है, आधार का 2 मात्रक, लंब का 1 मात्रक हो गया है। और इसी के आधार पर हमने संख्या रेखा पर एक समकोण त्रिभुज की रचना की। इसको यहाँ पर 90 डिग्री शो कर लेंगे भाई, ठीक है, जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि ये बिंदु सी पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो संख्या रेखा पर चूंकि ये सभी हमारे मात्रक पॉजिटिव है वैल्यूज हमारी, तो संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर हमारी सभी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो 2 मात्रक दूरी पर हमने बिंदु सी पर एक 90 डिग्री का एक एंगल लिया, जो कि हमारा 1 मात्रक था। 1 मात्रक की दूरी तक ही इसको बढ़ाया, और जो कि बिंदु बी को ए तक मिलाया। ये ए बी हमारी कर्ण कहलाएगी। अब इस कर्ण को हमें संख्या रेखा पर ड्रॉ करना था। तो बिंदु ए से बी तक की दूरी प्रकार में लेकर एक चाप संख्या रेखा पर काटते हैं ऐसे इस प्रकार, जो कि बिंदु डी पर काटता है। ए से डी तक की दूरी ही हमारी √5 मात्रक होगी। यही हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।